ताजमहल का निर्माण। की निशानी, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज इस चर्चा में हम उस मशहूर प्रेम कहानी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम उस अद्भुत इंजीनियरिंग, विशाल आकार और उन छिपे हुए रहस्यों की परतें खोलेंगे जिन्हें अक्सर यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। इस सफर को हमने कुछ खास हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस भव्य विजन को समझेंगे, फिर उस कमाल की इंजीनियरिंग और वास्तुकला के भ्रम को देखेंगे, उसके बाद संगमरमर पर उकेरी गई अनूठी कला और आखिर में बात करेंगे एक अधूरे सपने की, यानी काले ताजमहल की। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, एक भव्य दृष्टि। सम्राट शाहजहां ने मुमताज महल के लिए जो सपना देखा था, उसका पैमाना इतना विशाल था कि आज के आधुनिक दौर में भी उसकी कल्पना करना सच में सिर चकरा देने वाला है। जरा सोचिए, 1632 में काम शुरू हुआ और लगभग 1653 में जाके खत्म। पूरे 21 साल की अनवरत मेहनत, और ये कोई मामूली काम नहीं था। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के मार्गदर्शन में भारत, फारस और मध्य एशिया के सबसे बेहतरीन कारीगरों ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस एक प्रोजेक्ट को दे दिया। अब जरा इस लागत पर गौर करते हैं। 17वीं सदी में 3.2 करोड़ रुपए। आज के हिसाब से अगर इसका अंदाजा लगाया जाए तो ये आंकड़ा आसानी से कई अरबों खरबों में बैठेगा। ये कोई छोटा मोटा बजट नहीं था, बल्कि उस बेमिसाल भव्यता की कीमत थी जिसे हर हाल में हासिल करना ही था। और इतने बड़े बजट और भव्य सपने को जमीन पर उतारने के लिए 20,000 मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया। यह सिर्फ एक इमारत का निर्माण नहीं था, बल्कि 20,000 लोगों के पसीने और दशकों लंबी मेहनत का जीता जागता सबूत है जो आज हमारे सामने खड़ा है। चलिए अब इस भव्यता से आगे बढ़ते हुए अपने अगले हिस्से पर आते हैं, इंजीनियरिंग का चमत्कार। ये समझना सच में बहुत रोमांचक है कि इतना भारी भरकम संगमरमर का ढांचा आखिर सदियों से बिना हिले कैसे खड़ा है। आमतौर पे किसी भी विशाल इमारत की नींव में हम पत्थर या लोहे की उम्मीद करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के कुओं का इस्तेमाल हुआ है। सुनने में अजीब लगता है कि लकड़ी, लेकिन इन खास लकड़ियों को चट्टान जैसी मजबूती बनाए रखने के लिए लगातार नमी चाहिए होती है, और ये जीवनदायिनी नमी उन्हें पास बहने वाली यमुना नदी से मिलती है। मतलब इस स्मारक का अस्तित्व ही यमुना नदी पर टिका हुआ है। और सिर्फ नींव ही नहीं, उस दौर के इंजीनियरों की दूरदर्शिता देखिए। चारों कोनों पर खड़ी मीनारों को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो बिल्कुल सीधी नहीं है। उन्हें जानबूझकर बाहर की तरफ हल्का सा झुकाकर बनाया गया है। क्यों? ताकि अगर कभी कोई भयंकर भूकंप आए भी तो ये मीनारें ताश के पत्तों की तरह बाहर की तरफ गिरें और बीच के मुख्य गुंबद पर खरोच तक न आए। है ना कमाल की सोच? अब सवाल उठता है कि बिना आज के सीमेंट के, मकराना के इतने भारी पत्थरों को जोड़ा कैसे गया? इसके लिए सरूज नाम के एक खास पारंपरिक मिश्रण का इस्तेमाल हुआ। गुड़, बताशे और बेलगिरी के पानी से बना ये एक ऐसा प्राकृतिक और शक्तिशाली गोंद था जिसने इन पत्थरों को सदियों से एक दूसरे से कसकर जकड़ रखा है। खैर, इंजीनियरिंग से आगे बढ़ते हैं और अपनी तीसरी कड़ी, अद्भुत वास्तुकला और नजरों के भ्रम पर नजर डालते हैं। यह स्मारक सिर्फ ईंट पत्थर का स्थिर ढांचा नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग और नजरों के साथ बड़ी ही चतुराई से खेलता है। ये एक ऐसा प्रकाशीय भ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन है जो किसी जादू से कम नहीं लगता। जैसे ही मुख्य गेट से इमारत की तरफ कदम बढ़ाते हैं, ये विशाल ढांचा रहस्यमयी तरीके से छोटा होता हुआ महसूस होता है, और जैसे जैसे इससे दूर लौटते हैं ये और भी बड़ा दिखने लगता है। ये वास्तुकला की एक ऐसी चाल है जो आज भी देखने वालों का सिर चकरा देती है। इसके अलावा ये सफेद संगमरमर किसी सजीव कैनवास की तरह बर्ताव करता है। ये दिन के अलग अलग पहर और रोशनी का हिसाब से अपने रंग बदलता है। सुबह की पहली किरण में ये हल्का गुलाबी सा हो जाता है, चिलचिलाती दोपहर में एकदम दूधिया सफेद चमकता है, और चांदनी रात में तो इस पर एक जादुई सुनहरा या हल्का नीला रंग बिखर जाता है। वास्तुकला की यह बारीकी दीवारों पर लिखी इबारतों में भी साफ छलकती है। अब्दुल हक द्वारा की गई कुरान की इस शानदार कैलीग्राफी को देखिए। जैसे जैसे लिखावट दीवार पर ऊपर की तरफ जाती है, अक्षरों का आकार असल में बड़ा होता जाता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नीचे जमीन से देखने पर सारे अक्षर बिल्कुल एक ही साइज के और एकदम स्पष्ट दिखाई दें। चलिए इस भव्यता की परतों को थोड़ा और गहराई से खोलते हैं और संगमरमर पर उकेरी गई अनूठी कला पर बात करते हैं। सिर्फ दूर से दिखने वाला आकार ही नहीं, बल्कि पास से दिखने वाली बेदाग कारीगरी को समझना भी बेहद जरूरी है। सफेद संगमरमर पर फूलों और बेल बूटों की जो बेहद बारीक कलाकारी हमें दिखती है, उससे पियत्रा ज्यूरा कहते हैं। इसमें संगमरमर को बहुत बारीकी से तराश कर दुनिया भर से लाए गए अकीक, लाजवर्द और मूंगा जैसे 28 अलग अलग कीमती पत्थरों को जड़ा गया है। और ये काम इतनी सफाई से हुआ है कि मानो ये पत्थर संगमरमर के साथ ही पैदा हुए हो। आज तक इन पत्थरों के बीच का जोड़ ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। 21 सालों का समय, अथाह पैसा और अकल्पनीय मेहनत, ये सब जानने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है, क्या सम्राट का वो भव्य सपना सच में पूरी तरह से पूरा हो गया था? क्या कहानी यहीं खत्म हो गई थी? असल में सच्चाई इससे काफी अलग और चौंकाने वाली है। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, एक अधूरा सपना यानी काला ताजमहल। जिस चमचमाते सफेद स्मारक को दुनिया जानती है, वो शायद मुकम्मल कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा ही था। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो एक तरफ ये सफेद ताजमहल था जो मुमताज के लिए बना, लेकिन शाहजहां का असली मास्टर प्लान कुछ और ही था। उनकी योजना थी यमुना के ठीक उस पार मेहताब बाग में बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन गहरे काले रंग का एक जुड़वा ताजमहल बनवाने की, जो खुद उनका अपना मकबरा होता। लेकिन अफसोस,
वास्तुकला का वो काला जुड़वां चमत्कार कभी हकीकत की जमीन पर नहीं उतर सका। वजह, शाहजहां को उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने सत्ता की जंग में बंदी बना लिया था, और उसी के साथ इतिहास का एक सबसे बड़ा सपना हमेशा के लिए कैद हो गया। अब बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर वो काला ताजमहल सच में बनकर तैयार हो गया होता तो आज इस ऐतिहासिक जगह को देखने का दुनिया का नजरिया क्या होता। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बड़े बड़े सपने कितने नाजुक होते हैं, और न जाने ऐसे कितने अकल्पनीय चमत्कार इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होकर रह गए हैं। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत